हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पनासिया। माय नेम इज भानु प्रताप। सो गाइस, जो लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ बनाई थी इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड पे, उसमें मैंने आपके साथ सेक्शन 76 तक डिस्कस किया था। तो आज हम सेक्शन 77 से करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 1 है। ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट और क्लोजर वाला एरिया हम करा रहे थे, तो उसके आगे आज हम चलेंगे। देखिए, मैंने लास्ट 1 वीक से कोई कंटेंट नहीं बनाया, रीजन बीइंग कि मैं दिल्ली में नहीं था और आई वाज आउट ऑफ टाउन, तो इस वजह से कोई कंटेंट में बना नहीं पाया। तो 9 फरवरी तक आपके पास वीडियोस आई हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड की। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करा रहे हैं। और सीआरपीसी की भी वीडियोस, काफी स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आए थे, तो सीआरपीसी की वीडियो भी कल से कंटिन्यू हो जाएंगे। और उसके बाद ये जो कोड है आपका, लेबर लॉ वाला और सीआरपीसी दोनों चलेगा अपना कंटिन्यू। देखिए, चैप्टर 10 जो है वो बात करता है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर। हालांकि चैप्टर 9 के अंदर डिटेल में जनरली सारे इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो इसकी एप्लीकेशन है मैं उसको करवा चुका हूं। तो चैप्टर 10 जो है स्पेसिफिकली फिर क्यों बनाना पड़ा, तो सेक्शन 77 उसका आंसर है। सेक्शन 77 के अंदर लिखा है कि ये वाला जो चैप्टर है, ये सबसे पहली बात उन जगहों पे अप्लाई होगा जहां पे एटलीस्ट 300 वर्कर्स, या फिर शायद इससे ज्यादा भी अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफाई करे तो, एक जगह काम कर रहे हैं प्रीसीडिंग 12 मंथ्स में, प्रीसीडिंग 12 मंथ्स में किसी भी दिन, प्रीसीडिंग 12 मंथ्स में किसी भी दिन। तो लॉजिक यहां पे ये है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करें, तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पे आपका जो ये वाला कानून, ये वाला जो चैप्टर है वो एप्लीकेबल हो जाता है, क्योंकि वहां पे ये चैप्टर ही वहां एप्लीकेबल है जहां पे मिनिमम 300 वर्कर्स काम कर रहे हैं एक जगह पे। तो इसीलिए प्रीसीडिंग 12 मंथ्स के अंदर किसी भी वर्किंग डे पे एवरेज अगर 300 वर्कर एटलीस्ट नॉट लेस देन 300 वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो वहां पे अप्लाई हो जाएगा। दूसरी बात कि क्या ये सीजनल एस्टैब्लिशमेंट जो होती हैं, जो सीजनल कुछ पर्टिकुलर सर्टेन टाइम के लिए होती है, तो क्या ये उन पे अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो याद रखना कि ये सीजनल कैरेक्टर की जो स्टैब्लिशमेंट है, या जहां पे इंटरमिटेंट काम होता है, रेगुलर वर्क नहीं है जिन स्टैब्लिशमेंट पे, वहां पे ये वाला चैप्टर नंबर 3 जो स्पेशल प्रोविजन के रिगार्डिंग है वो अप्लाई नहीं होता है। नाउ सवाल आता है कि कोई अगर सेक्शन 77 में यूं कि कोई इस्टेब्लिशमेंट, हालांकि आपको सेम सेम सी बातें सुनने को मिलेंगी, क्योंकि ले ऑफ रिट्रेंचमेंट का तो बेसिक कोर जो एरिया में करवा चुका हूं ऑलरेडी, ये स्पेशल प्रोविजन है तो सेम सेम बातें ही देखने को मिलेगी आपको ऑलमोस्ट। तो सीजनल कैरेक्टर है तो ये कौन डिसाइड करेगा, तो दैट शैल बी डिसाइडेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का जो डिसीजन होगा दैट शैल बी फाइनल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नाउ तो सेक्शन 77 ने हमें ये बता दिया कि ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पे, बड़ी एस्टैब्लिशमेंट पे अप्लाई होता है। और एस्टैब्लिशमेंट की जो डेफिनेशन है, अगर मैं फैक्ट्री की बात करूं तो फैक्ट्रीज एक्ट में जो फैक्ट्री की डेफिनेशन है, अगर मैं माइंस की बात करूं तो माइंस एक्ट के अंदर जो माइंस की डेफिनेशन है, अगर मैं प्लांटेशंस की बात करूं तो प्लांटेशंस लेबर एक्ट के अंदर जो उसकी डेफिनेशन है, हम वही वाली डेफिनेशन कंस्ट्रू कर रहे हैं। सेम बात आपकी रिट्रेंचमेंट ले ऑफ वाले चैप्टर नंबर 9 में भी मैंने बताई थी। नाउ आज मैं सेक्शन 78 और 79 कराऊंगा आपको। सेक्शन 78 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ले ऑफ। ले ऑफ क्या होता है, इंप्लॉइज को टेम्पोरेरीली काम से हटा देना, वर्कर्स को टेम्पोरेरीली काम से हटा देना। और जब लंबे टाइम तक ले ऑफ होता है तो उसका रिजल्टेंट यूजुअली ये हो जाता है कि इंप्लॉइज को नौकरी से निकाल दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड रिट्रेंचमेंट। तो ले ऑफ के बारे में क्या कहा जा रहा है जरा समझते हैं। देखिए, किसी भी वर्कर को अगर आपको ले ऑफ करना है जो कि आपके मस्टर रोल्स पे हैं, मस्टर रोल्स मतलब आपके ऑन रोल एम्प्लॉय वर्कर्स हैं, अगर आप किसी को ले ऑफ करना चाहते हैं, वो बदली वर्कर नहीं होने चाहिए, वो कैजुअल वर्कर नहीं होने चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में बदली वर्कर की डेफिनेशन बताई थी कि बदली वर्कर वो वर्कर होते हैं जो किसी की जगह पे काम करते हैं। हालांकि अगर बदली वर्कर भी एक सर्टेन टाइम तक रेगुलर काम करते हैं किसी जगह पे, तो वो फिर रेगुलर वर्कर की कैटेगरी में हो जाते हैं। तो अगर बदली वर्कर है या कैजुअल वर्कर है, उस पर ये प्रोहिबिशन ऑफ ले ऑफ वाला जो प्रोविजन है अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी व्यक्ति है जो जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के मास्टर रूल्स पे है, अगर आप उसको ले ऑफ करना चाहते हैं तो आपको प्रायर परमिशन लगेगी, मतलब कि इंप्लॉयर को प्रायर परमिशन लगेगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की। यह बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, यहां पे कुछ एक्सेप्शन है जहां पे प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि नेचुरल कैलामिटी।
फायर की वजह से, फ्लड की वजह से, एक्सप्लोजन की वजह से अगर आपकी एस्टैब्लिशमेंट को कोई नुकसान होता है और आपको उस वजह से ले ऑफ करना पड़ रहा है, या शॉर्टेज ऑफ पावर की वजह से बिजली एकदम कटी हुई है, वहां काम हो ही नहीं पा रहा, अगर इन रीजंस की वजह से करना पड़ रहा है तो प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है। ऑब्वियस रीजन है, प्रायर परमिशन क्यों रिक्वायर्ड होगा? यहां तो आपको पता ही नहीं है ना कि आपके साथ होने वाला है, तो प्रायर परमिशन आप कैसे लेंगे? दूसरी चीज, सबसेक्शन 2, एम्प्लॉयर को एप्लीकेशन देना है ले ऑफ करने के लिए, किसको? वहीं पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को, एम्प्लॉयर को एप्लीकेशन भेजनी है कि उसको ले ऑफ करना है, और उस एप्लीकेशन की कॉपी वर्कर को भी दे जाएगी। चलिए, सबसेक्शन 3, अगर वर्कर माइन में काम कर रहा है, ठीक है, और उसको ले ऑफ किया गया मान लीजिए, और रीजन है कि इनफ्लेमेबल गैस वहां पे निकल गई, या एक्सप्लोजन हो गया, या आग वहां पे बहुत ज्यादा हो गई, फ्लड आ गया, माइंस के अंदर पानी भर गया, तो अगर ऐसा कुछ रीजन है और वहां पे वर्कर्स को उस वजह से हटा दिया गया, ले ऑफ कर दिया गया है, तो एक चीज आप ध्यान रखना कि ले ऑफ के विद इन 30 डेज, ले ऑफ के विद इन 30 डेज जहां से ले ऑफ स्टार्ट है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप विद इन 30 डेज आप परमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, आप परमिशन ले ऑफ को कंटिन्यू रखने की परमिशन के लिए आप अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एप्लीकेशन भेजेंगे। ये मैंने उन सिचुएशंस की बात करी है कि अगर वो जो इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, अगर वो माइंस है और वहां पे किसी भी कारण इनफ्लेमेबल सब्सटेंस की वजह से या फिर एक्सप्लोजन की वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप 30 डेज के अंदर अगर आप उसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं ले ऑफ को, तो आप ले ऑफ को कंटिन्यू रख सकते हैं, बट आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और एप्लीकेशन अगर आपकी रिजेक्ट हो जाती है तो आप फर्दर ले ऑफ नहीं कर पाएंगे। नाउ subsection 4, screen doesn't seem to be working. सबसेक्शन 4 से, अगर मान लीजिए आपने एप्लीकेशन दे दिया है ना, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपके एप्लीकेशन को देखेगी, आपके एप्लीकेशन को चेक करेगी कि यहाँ पे एम्प्लॉयर को मौका दिया जाएगा अपनी बात को रखने का, जो कंसर्न वर्कर हैं, जो जिनका ले ऑफ किया जा रहा है या जिनका इंटरेस्ट है वहां पे, उनको मौका दिया जाएगा। वो ले ऑफ कितना जेन्युइन है, वो ले ऑफ उस सिचुएशन में एडिक्वेट है, रिक्वायर्ड है या नहीं है, उससे वर्कर्स के इंटरेस्ट कितने इफेक्ट हो रहे हैं, ये सारी चीजें इन राइटिंग इनके रीजंस रिकॉर्ड किए जाएंगे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाएगा, और उसके बाद सबसेक्शन 4 कहता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिर डिसाइड करेगी कि उस पर्टिकुलर चीज की ले ऑफ की परमिशन को रिफ्यूज करना है या उस परमिशन को ग्रांट करना है, और जो भी ऑर्डर पास होगा, जो सबसेक्शन 4 में पास होगा, उस ऑर्डर की एक कॉपी वर्कर्स को चली जाएगी और उस ऑर्डर की एक कॉपी एम्प्लॉयर को दे दी जाएगी। तो यहां पे ध्यान रखना कि दोनों ही पार्टीज को मौका मिलेगा अपनी अपनी बात कहने का, कि अगर एम्प्लॉयर किसी वर्कर को ले ऑफ करता है तो वो अपना रीजन बताएगा कि मैं इन कारणों की वजह से ले ऑफ कर रहा हूं, मेरी जेन्युइन रीजन है मेरे पास, तो अगर उसकी जेन्युइननेस प्रूव हो जाती है तो उसका ले ऑफ ग्रांट हो जाएगा, मतलब उसको ले ऑफ की परमिशन मिल जाएगी। वहीं अगर उस टाइम पे ले ऑफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस केस में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर चाहे तो ले ऑफ के लिए डिनाई भी कर सकती है, रिफ्यूजल भी दे सकती है ले ऑफ की परमिशन देने के लिए, उस केस में वर्कर्स की नौकरी बच जाएगी। नाउ सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 5 सेज दैट कि अगर मान लीजिए आपने एप्लीकेशन दिया अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने ना आपको रिफ्यूज किया परमिशन और ना आपको परमिशन दिया, मतलब ना मना किया ना हाँ किया, और ये सिलसिला आपने एप्लीकेशन दे दिया, वहां से 60 दिन के भीतर तक, मतलब लगभग 2 महीने, आज एप्लीकेशन दी और विद इन 60 डेज ना आपको रिफ्यूजल आया ना आपको ग्रांट आया, तो लॉ कहता है कि 60 डेज जैसे ही एक्सपायर होंगे, आपका जो एप्लीकेशन है ऑटोमेटिक आपका अप्रूव हो जाएगा, आपका जो एप्लीकेशन है ऑटोमेटिक ग्रांट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर 60 दिन बीत जाते हैं
तो 60 दिन बीत जाने के बाद अगर परमिशन नहीं मिली या परमिशन रिफ्यूज मिली, ऐसा कुछ भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाई नहीं आता, तो जो परमिशन है दैट परमिशन शैल बी डीम्ड टू बी ग्रांटेड. दिस इज सबसेक्शन 5 of section 78. Now subsection 6. सबसेक्शन 6 इज इंपॉर्टेंट. मैं थोड़ा स्पेस बना देता हूं क्योंकि स्क्रीन शायद प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही. सबसेक्शन 6 सी, ऑर्डर जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का, अगर वो ऑर्डर एक बार पास हो जाता है तो वो ऑर्डर पहली बात तो फाइनल होगा, वो ऑर्डर बाइंडिंग होगा, और वो ऑर्डर 1 ईयर तक फोर्स में रहेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो ऑर्डर 1 ईयर तक फोर्स में रहेगा. अगर एक बार अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने जो भी आपका ऑर्डर था, चाहे रिफ्यूज का था परमिशन का या परमिशन को ग्रांट करने का था, दोनों ही ऑर्डर 1 ईयर तक फोर्स में रहेगा ऑर्डर की डेट से. ये बात आपको ध्यान रखनी है. नाउ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर चाहे, सबसेक्शन 7 ये बात कहता है, अप्रोप्रिएट अगर गवर्नमेंट अगर चाहे तो सुओ मोटो भी या फिर एम्प्लॉयर या वर्कर के द्वारा रिक्वेस्ट करने पे भी वो अपने ही ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है. अपने ऑर्डर को रिव्यू करने का जो डेट है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो अलग अलग से रूल्स में मेंशन हो जाएगा. मगर अगर मान लीजिए ट्रिब्यूनल को रेफरेंस दिया गया, मान लीजिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने उसको नहीं समझ में आ रहा, उसने ट्रिब्यूनल को रेफर कर दिया कि रिव्यू करने के लिए ऑर्डर को, तो वहां पे विद इन 30 डेज के अंदर अवार्ड पास करा जाएगा. ध्यान रखना कि मान लीजिए अगर रेफरेंस किया गया ट्रिब्यूनल को, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रेफरेंस करती है, रेफरेंस के ऊपर मैं इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड पे आपका सेपरेट कंटेंट बना चुका हूं, तो अगर वो रेफरेंस करा जाता है तो विद इन 30 डेज ट्रिब्यूनल की जिम्मेदारी बनती है कि उसको अवार्ड पास करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ रेफरेंस. सबसेक्शन 7, सबसेक्शन 7, विद इन 30 डेज ट्रिब्यूनल को अवार्ड पास करना पड़ेगा. ट्रिब्यूनल को अवार्ड पास करना पड़ेगा. ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ रेफरेंस. ये 30 डेज कहां से काउंट करोगे आप? फ्रॉम द डेट ऑफ रेफरेंस. ठीक है. नाउ अगर मान लीजिए कोई एप्लीकेशन आपने नहीं दी जो रिक्वायरमेंट थी सबसेक्शन 1 में, जो एप्लीकेशन की मैंने आपको बात करी, या फिर आपने सबसेक्शन 3 में कोई एप्लीकेशन नहीं दी, जहां पे माइंस वाला केस था कि माइंस में, मैंने आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं, माइंस के वर्कर को ले ऑफ किया गया है, आपने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, तो आपके उस ले ऑफ को इलीगल माना जाएगा. पॉइंट नंबर 1. अब वो इलीगल कहां से माना जाएगा? मैं सबसेक्शन 8 पे हूं अभी. इलीगल कहां से माना जाएगा? वो फ्रॉम द डेट ऑन विच द वर्कर्स हैव बीन लेड ऑफ. ये चीज ध्यान रखना कि जिस दिन आपको निकाला, मान लीजिए 15 फरवरी को निकाला, ठीक है, 15 फरवरी को नौकरी से ले ऑफ कर दिया. अब उसके पास टाइम था, माइंस का वर्कर था, उसके बाद 30 डेज के अंदर उसको करना था, लेकिन उसने नहीं किया, उसने एप्लीकेशन परमिशन की नहीं दिया अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, तो 15 फरवरी से ही ये चीज मानी जाएगी कि जिन वर्कर्स को ले ऑफ किया गया है वो वर्कर एक्चुअली में ले ऑफ नहीं हुए हैं, और उनको वो सारे बेनिफिट, वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो एक रेगुलर वर्कर को जो कि ले ऑफ नहीं हुआ है उसको मिलती है. तो लॉजिक ये कहता है कि अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं परमिशन के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास, या फिर आपको परमिशन डिनाई हो जाती है और आप फिर भी अगर आप कंटिन्यू रखते हैं, तो आपका वो ले ऑफ एक इलीगल ले ऑफ कंसीडर किया जाएगा, और आपको एज एन एम्प्लॉयर अपने वर्कर को जिसको आपने ले ऑफ किया है, या टेक्निकल सेंस में बोलूं तो इलीगल ले ऑफ किया है, आपको उसको सारे बेनिफिट्स देने पड़ेंगे जो कि आप एक रेगुलर वर्कर को दे रहे हैं. नाउ द लास्ट सबसेक्शन कि आपका जो, क्या ये जो प्रोविजंस मैंने आपको बताए हैं, क्या ये एग्जेम्प्ट हो सकते हैं कुछ एस्टैब्लिशमेंट पे? तो लॉ कहता है हाँ, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि एक्सीडेंट की वजह से या फिर इंप्लॉयर की डेथ की वजह से या किसी भी जस्ट एंड इंपॉर्टेंट रीजन की वजह से इन प्रोविजंस को अभी अप्लाई नहीं करना चाहिए, तो वहां पे उस केस के अंदर एप्लीकेशन देने वाला जो सिनेरियो है, परमिशन लेने वाला सिनेरियो है, उससे उस इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. नाउ देखिए, अगर मान लीजिए मैंने एक वर्कर को अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, हालांकि मैं बता चुका हूं आपको ये ले ऑफ वाले वीडियो में, अगर मैंने अपने वर्कर को अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी, और उस अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट के लिए उसको अलग से कोई स्किल भी नहीं चाहिए, उसको अलग से कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए, और वो इनफैक्ट जो काम कर रहा था उसी नेचर का काम है, उसको सेम एस्टैब्लिशमेंट में, मतलब किसी दूसरी जगह पे काम दे रहा हूं मैं, मगर वो मेरा ही काम है, वो सेम टाउन या सेम विलेज में है, और वो ज्यादा दूर भी नहीं है. ध्यान रखना, मैंने ये बात पहले भी बताई थी अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट वाली. तो उस केस के अंदर अगर वो बंदा मना कर देता है
वो बंदा बोलता मैं फिर भी काम नहीं करूंगा और फिर मुझे उसे नौकरी से निकालना पड़ रहा है, तो लॉ की नजर में वो एक ले ऑफ नहीं है। ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि मैंने अपने वर्कर को मौका दिया, सेम टाउन में, सेम विलेज में, सेम सिटी में मौका दिया, अलग से कोई स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, उस काम के अंदर को अलग से ट्रांसफर की वजह से उसको कोई अलग से हार्डशिप नहीं होती, उसको जितना वेजेस मिलता था उतना वेजेस मिलता रहेगा, मतलब उसके वेजेस भी रिड्यूस नहीं हो रहे थे, उसके काम के नेचर में फर्क भी नहीं आ रहा था, बस थोड़ी सी लोकेशन बदलनी थी। मैंने ऑफर किया था एज एन एम्प्लॉयर, लेकिन वो वर्कर काम करने को राजी नहीं था, तो मजबूरन मुझे उसे काम से हटाना पड़ा। तो अब जब मैंने उसको काम से हटाया, तो क्या मुझे उसके लिए परमिशन चाहिए? नहीं चाहिए भाई। इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि वो वर्कर तो ले ऑफ माना ही नहीं जाएगा, और जब वो वर्कर ले ऑफ माना ही नहीं जाएगा तो उस पर सेक्शन 78 की एप्लीकेशन फाइलिंग की जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। रीजन बीइंग कि आई एज एन एम्प्लॉयर हैव ऑफर्ड द kind of alternative employment which included almost the same kind of wages, which included almost the same kind of skill required for the work, which included almost the same kind of job, but still the worker denied। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आज मैं सेक्शन 78 तक ही करा रहा हूं, कल जो वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें 79 से आगे कंटिन्यू कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू वेरी मच।